वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए हम लोग ये उत्तर प्रदेश पीसीएस जो प्री पेपर होने वाला है आप लोगों का, तो उसका हम लोग यहाँ पर जीएस टेस्ट नंबर 8 लगा रहे थे। ठीक है, इसके देखिए हम लोगों ने पार्ट 1 इसका देख लिया है। पार्ट 1 में हमने 75 क्वेश्चन करा रखे हैं और ये पार्ट 2 है, इसमें हम जो रिमेनिंग 75 क्वेश्चन बचे हैं वो सारे पूरे करवा देंगे। तो ये टेस्ट नंबर 8 आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले कि अगर आप लोगों ने टेस्ट 7 नंबर तक नहीं लगाया तो आप हमारे चैनल पर आकर उनको सबसे पहले लगाइए। और देखिए अब टाइम बहुत ही कम बचा है आप लोगों के पास। आज जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का पेपर जो है 26 अक्टूबर को है। ठीक है, तो अभी इस समय आप लोगों का सितंबर चलने लगा है, अब अक्टूबर यानी कि आप लोगों के आज से अगर देखा जाए तो करीब करीब 50 दिन बचते हैं एग्ज़ाम के, प्रीलिम्स के। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिए। कम से कम अब आप लोग कम से कम डेली एक प्रैक्टिस सेट तो ज़रूर लगाइए। ठीक है, जिससे आप लोगों की तैयारी और बेहतर हो सके। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पार्ट 1 में 75 क्वेश्चन देख लिए थे। अब यहाँ रिमेनिंग 75 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो ध्येय आईएएस है और दृष्टि आईएएस, यहाँ पर इनके पूरे टेस्ट सीरीज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी टेस्ट अपलोड करेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ गया है। क्योंकि अब समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए आप लोग भी बहुत ही तेज़ी से लग जाइए पेपर सॉल्व करने में और पढ़ाई में। ठीक है, सीरियस होकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए अब, क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम बचा है। चलिए शुरू करते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था, अब 76 नंबर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ये किसे सम्मानित किया गया है? इन्हें हाल ही में जो है गुनीत मोंगा, इनको सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला देश है जिसने 9 अप्रैल 2021 को क्षेत्रीय आर्थिक व्यापक भागीदारी समझौता को अधिसूचित कर दिया है? तो देखिए इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, RCEP। देखिए ये जो है मुख्यतः तो 16 देशों का ये समझौता था, जिसमें से भारत भी शामिल था, लेकिन भारत ने इसको मतलब छोड़ दिया था इस समझौते में। फाइनली भारत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। तो अब इस समय वर्तमान में इसके 15 जो है सदस्य देश हैं। देख लीजिए अगर कभी आ जाए तो। देखिए 10 जो तो एशियान कंट्री 10 हैं, और 10 के पश्चात 5 कौन कौन सी हैं, उसमें से चाइना है। ठीक है, और जापान और साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, 5 ये कंट्रियाँ हो गई, और 10 आसियान की कंट्रियाँ हो गई। ये मिला के 15 हैं। ठीक है, और इसको हाल ही में अधिसूचित करने वाला पहला देश कौन बना? तो ये सिंगापुर बना है। ये आप लोग याद रखिएगा। ये आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बहुत सारे जितने भी इकोनॉमिक्स वगैरह, जितने भी ट्रेड से रिलेटेड इशू होंगे वो सारे सॉल्व करने की कोशिश इसमें की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, खंजर युद्ध अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो यह युद्ध अभ्यास भारत और मंगोलिया की विशिष्ट सेनाओं के बीच एक युद्धाभ्यास है। तो ये देखिए गलत है, मंगोलिया के बीच ये नहीं होता है खंजर, ये भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। ठीक है, किर्गिस्तान। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया पहला। दूसरा है, हाल ही में यह युद्धाभ्यास का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया है। तो देखिए ये 6ठा संस्करण नहीं है, ये 8वां संस्करण है। ठीक है, ये जो खंजर है ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ 8वां संस्करण है। तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है, चार्ल्स चुक गेस्के, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह क्या थे? तो वह एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने मुख्य योगदान दिया? तो जो एडोब इंक, ठीक है, एडोब इंक है, सॉरी एडोब इंक, तो इसके निर्माण, इसको डेवलप करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2021 में एशियान भारोत्तोलक चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो देखिए मीराबाई चानू ने जीता था इसको। ठीक है, 2021 में। और जो अपने अभी टोक्यो में ओलंपिक हुए थे, तो ओलंपिक में पहला मेडल लाने वाली भी मीराबाई चानू ही थी। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने जो है भारोत्तोलक में उसमें भारोत्तोलक में जो ओलंपिक हुआ है उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। बढ़ते नेक्स्ट है, अप्रैल 2021 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार किसने संभाला है? तो देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त, देखिए चुनाव आयुक्त में 3 सदस्य होते हैं। एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं
चुनाव आयुक्त। तो ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? इसकी संरचना 1+2 की होती है। ठीक है, इसमें वर्तमान में सुशील चंद्रा, इनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है 2030 में विश्व लोक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। तो यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो यह यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित किया गया। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा कोविड-19 वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट उपहार योजना प्रारंभ की गई है? तो देखिए, यह योजना अपने अपने ही स्टेट उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है हाल ही में E9 देशों का समूह समाचारों में रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस समूह का सदस्य नहीं रहा है? तो देखिए, इस समूह का सदस्य कौन सा देश नहीं रहा है? तो इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया इसका देश नहीं, वो मतलब इसका सदस्य देश नहीं है। तो इसमें 9 देश हैं। कौन कौन से हैं? अपने देखिए एशिया से कौन कौन से? एशिया से देखिए इंडिया है, ठीक है, इंडोनेशिया है, चाइना है, और कौन सा है एशिया में? 3 कंट्रियाँ, और बांग्लादेश भी है, और ये और पाकिस्तान भी है। तो 5 कंट्रियाँ एशिया से संबंधित है, और 2 कंट्री इसमें अफ्रीका से संबंधित है। कौन कौन से? एक इजिप्ट है और नाइजीरिया है, और एक कंट्री जो है नॉर्थ अमेरिका से है, उस मैक्सिको, और एक कंट्री साउथ अमेरिका से है। कौन सी? ब्राज़ील। तो ये 9 कंट्रियाँ हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिए। ठीक है, इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इजिप्ट, नाइजीरिया और मैक्सिको और ब्राज़ील। ठीक है, और इसमें मुख्यतः ये पहल किस लिए है? तो ये जो अपना SDG इंडेक्स है, SDG इंडेक्स जो वैश्विक लेवल पर है, उनका जो टारगेट नंबर 4 है, टारगेट नंबर 4 को पूरा करने के लिए इन लोगों ने ये संगठन बनाया है। ठीक है, समूह बनाया है। तो टारगेट 4 में क्या है? एजुकेशन है। तो एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये समूह बनाया गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है उस भारतीय नौसेना जलपोत का नाम क्या है जिसे अप्रैल 2021 में हाइड्रोग्राफिक सर्वे हेतु मॉरिशस में तैयार किया गया है? तो उसका नाम क्या है? INS सर्वेक्षक नाम है। ठीक है, देखिए आप लोग इसको रोक करके बनाने की कोशिश करिएगा, उसके पश्चात ही आप लोग मतलब अब पहले एक बार ट्राई जरूर कर लीजिए अपने आप से। ठीक है, हर बार वीडियो को पॉज करके आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है। तो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जो है गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा जारी किया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त किया गया। तो देखिए, जो भारत सरकार द्वारा जो 1858 में एक भारतीय परिषद बनाया गया था, तो इसको समाप्त फिर उसके पश्चात जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, तो इसके द्वारा इसको समाप्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 19 में निहित बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है? तो देखिए, चुप रहने की स्वतंत्रता ये उसमें शामिल है, प्रदर्शन या धरना करने का अधिकार ये भी शामिल है, एक राजनीतिक दल द्वारा बुलाए गए बंद के खिलाफ अधिकार ये भी है, समाचार पत्र पर पूर्व सेंसरशिप लगाने का अधिकार। तो देखिए, वर्तमान में अब ये शामिल नहीं है। ठीक है, ये पहले जब ब्रिटिश राज्य हुआ करता था तब ये हुआ करता था, अब इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है भारत में नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किसे गांधीवादी सिद्धांत के रूप में वर्गीकृत किया गया है? देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ठीक है, DPSP शॉर्टकट में बोलते हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों को। ये 3 भागों में बांटे गए हैं। ठीक है, कौन कौन से? समाजवादी, ठीक है, और गांधीवादी और उदारवादी। ठीक है, ये 3 भागों में वर्गीकृत किए गए हैं। तो इसी में पूछा गया कि गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन आएगा? तो 3 स्टेटमेंट दिए गए, देख लीजिए। समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, तो ये समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग का बढ़ावा देना, ये गांधीवादी सिद्धांत है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये उदारवादी सिद्धांत है। ठीक है, तो गांधीवादी कौन सा हुआ? ये केवल 2 नंबर हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था को मौलिक अधिकारों का संरक्षक और गारंटक कहा जाता है? तो मौलिक अधिकारों को संरक्षक और गारंटक किसे कहा जाता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ठीक है, इनको आर्टिकल 32 के तहत विशेष अधिकार प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट को। बढ़ते नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाकर सम्मिलित करना। यहाँ पर ये रिट हैं और ये उनकी परिभाषाएं। तो उत्प्रेषण एक देख लीजिए, इसमें कौन सा? इसमें मैचिंग करना है। एक सार्वजनिक कार्यालय में एक व्यक्ति के द्वारा किए गए दावों की वैधता की जांच के लिए अदालत द्वारा जारी की जाती है। तो देखिए,
सार्वजनिक कार्यालय में एक व्यक्ति द्वारा दावों की वैधता की जांच के लिए इसमें क्या जारी किया जाता है, तो इसमें देख लीजिए अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है इसके लिए, ठीक है। तो ये डी का पहला हो जाएगा, आप लोग डी का पहला हो जाएगा। तो देख लीजिए अगर इसमें मिल जाता है आप लोगों को तो इसी से आप लोगों का हो जाएगा। देखिए डी का पहला एक ही में दिया है इसमें सिर्फ, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग देखिए इनको सब चारों अच्छे से मैच करके देख लीजिए। अभी हम यहाँ पर थोड़ा टाइम की कमी के कारण हम यहीं से बढ़ जा रहे हैं आगे। आप लोग जरूर इन चारों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, यहाँ पर कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। प्रस्तावना सामाजिक कल्याण से संबंधित कानून बनाने के लिए विधायिका को शक्ति प्रदान करता है। देखिए विधायिका को शक्ति ये प्रदान नहीं करता है प्रस्तावना, ठीक है, कानून बनाने के लिए। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर कोई भी विधि अगर बनती है, ठीक है, तो मतलब उसको प्रमाणित करने के लिए प्रस्तावना का यूज किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन प्रस्तावना से शक्ति ली जाएगी विधि बनाने के लिए, तो ये मतलब ये नीति नहीं है इसमें, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, प्रस्तावना ना तो विधायिका को शक्ति का स्रोत है, ना ही विधायिका के शक्ति को प्रतिबंधित करता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए गलत है और आर सही है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसे मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, ये भी सही है। इसे राज्यसभा द्वारा केवल 2 सप्ताह के अधिकतम अवधि के लिए ही रखा जा सकता है राज्यसभा में, 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन, तो ये भी सही है, ठीक है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना इसे प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये गलत है। देखिए राष्ट्रपति सिफारिश के बिना नहीं, इसको राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, जो कि इसमें जो सही नहीं है वो पूछा गया है। बढ़ते नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। देखिए अभी तक तो 552 होती थी, लेकिन ये जो 104वां संविधान संशोधन हुआ है, ठीक है, तो इसके तहत अब कितनी हो गई है, तो 550 हो गई है। चूँकि इसमें जो 2 आंग्लो इंडियन सदस्य नियुक्त किए जाते थे 2, अब उनको हटा दिया गया है, अब अधिकतम संख्या 550 बची है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के कार्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। प्रधानमंत्री के कार्यालय, ठीक है, देखिए इनका यहाँ पे कार्यकाल होगा, कार्यालय नहीं कार्यकाल। तो देखिए इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता है, ठीक है, वो जब तक सदन का बहुमत प्राप्त होता है तब तक होता है, तो ये तो गलत हो गया, निश्चित नहीं होता है। यह संसद के किसी भी सदन में निर्वाचित सदस्य होना चाहिए, या 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बन जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। अगर वो किसी भी सदन का निर्वाचित सदस्य नहीं है, ठीक है, तो मतलब 6 महीने के अंदर किसी भी एक सदन यानी कि राज्यसभा या फिर लोकसभा से सदस्य उसको होना आवश्यक है, ठीक है, जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, तो ये सही है। ऊपर वाला गलत है। वह संसद के दोनों सदनों का नेता होता है, तो ये गलत है, दोनों सदनों का नेता नहीं होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री संसद के लोकसभा का नेता होता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, केवल दो सही है, तो राइट आंसर डी हो गया। बढ़ते नेक्स्ट है, बुद्ध ने जिस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किया वह कौन सी नदी थी, तो निरंजना नदी थी, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सम्मिलित करना है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं उनके प्रतीक हैं, जैसे कि प्रथम उपदेश जब उन्होंने दिया तो उसका प्रतीक क्या है, धर्मचक्र परिवर्तन है, ठीक है। जन्म का प्रतीक क्या है, कमल और सांड है, ठीक है। निर्माण का प्रतीक पदछाप है और गृह त्याग का प्रतीक अश्व है यानी कि घोड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, पहले का तीसरा पहला चौथा और दूसरा। देखिए तीसरा पहला चौथा दूसरा इसमें डी ऑप्शन में, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, विष्णुगुप्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए विष्णुगुप्त किसको कहते हैं, तो चाणक्य को ही विष्णुगुप्त बोलते हैं, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो उन्होंने अर्थशास्त्र के नामक पुस्तक की रचना की, ये बिल्कुल सही है। उनकी तुलना प्रायः निकोलो मैकियावेली से की जाती है, ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि मैकियावेली भी राजनीति का बहुत बड़ा विशेषज्ञ था और ये भी थे, चाणक्य भी। वह सम्राट अशोक का प्रधानमंत्री था, ये गलत है। वो मतलब ये सम्राट अशोक के नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट, ऊपर के 2 सही हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, शुंग वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए इसके संस्थापक देवभूति थे, तो ये गलत है। देखिए देवभूति नहीं थे, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग थे, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग थे। और पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य की रचना की थी, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, तो ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट देख लीजिए, वह एक उत्तम सुलेखक एवं कवि है, उसने
खगोलकी में अध्ययन को बढ़ावा दिया था और दौलताबाद के पास एक वेधशाला का निर्माण कराया। उसने अपने प्रशासन में बड़ी संख्या में जो है हिंदुओं को सम्मिलित किया। उसे बहमनी सल्तनत का सबसे सबसे प्रसिद्ध और महानतम व्यक्तित्व माना जाता है। तो ये सब किसके लिए है? तो ये सब ताजुद्दीन फिरोज शाह, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा, सॉरी सी नंबर, ताजुद्दीन फिरोज शाह के ने ही ये सारे काम किए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। ठीक है, सी होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट। चालू काल के संदर्भ में यहाँ पर विचार करना है। ठीक है, इन्होंने मंदिर निर्माण की बेसर शैली को विकसित किया। तो ये बिल्कुल सही है, इन्होंने बेसर शैली को विकसित किया चालुक्यों ने। ठीक है, आगे चलकर होलकर वगैरह ने, होलकर और राष्ट्रकूटों ने जो है बेसर शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, लेकिन उससे पहले सबसे पहले चालुक्यों ने ही शुरू किया था। उन्होंने अपने स्मारक में अधिकतम स्थानीय रूप से मिलने वाले ग्रेनाइट पत्थरों का यूज किया। तो उन्होंने ग्रेनाइट पत्थर का नहीं यूज किया था, उन्होंने स्थानीय रूप से मिलने वाले लाल बलुआ पत्थरों का यूज किया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इस ये वाला गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, केवल पहला सही है। बढ़ते नेक्स्ट है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए ये पद हैं या फिर अधिकारियों के नाम हैं। ठीक है, और ये उनका अर्थ होता है। तो ये देखिए ये चोल काल के हैं सारे पद। तो देखिए चोल काल में इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए कटमाई भू राजस्व की उदारता पूर्व संग्राहक, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेटाल स्वर्ण सिक्का, नेटाल स्वर्ण सिक्का नहीं होता था। नेटाल क्या होता था? ये अनिवार्य श्रम, ठीक है, अनिवार्य श्रम लेने वाला अधिकारी होता था ये, तो उसके लिए नेटाल का यूज हुआ है। तो यही वाला गलत है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोनों सही हैं। बेल्लार कृषक समूह होते थे बेल्लार, और कम्मानचेरी तो ये शिल्पकारों हेतु आवासीय भवन होते थे। बढ़ते नेक्स्ट। कथन करण टाइप का क्वेश्चन है नेक्स्ट। बाबर ने उत्तरी पश्चिमी सीमा पर बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान की। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसने काबुल और कंधार को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। देखिए काबुल और कंधार को बाबर ने, इससे पहले काबुल कंधार जो है कुषाणों के अधीन हुआ करते थे, लेकिन कुषाण के पश्चात जो है बाबर ने ही ये काबुल और कंधार को जो है भारत का अभिन्न अंग बनाया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है, इसमें कथन भी सही है, उसका कारण भी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय शासकों की आंतरिक राजनीति में दखल देने वाले प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन थे? तो देखिए प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन थे आंतरिक राजनीति में दखल देने वाले? वो डुप्ले थे। डुप्ले ने, देखिए जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हैदराबाद और कर्नाटक में जब उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा था, तो डुप्ले ने ही हैदराबाद और कर्नाटक की ओर से डुप्ले ने पहल की थी, उनको मतलब उत्तराधिकारी को बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डुप्ले हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दक्षतापूर्ण निष्कर्षता की नीति अपनाई गई? तो निष्क्रियता की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? ये जॉन लॉरेंस के द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, ये नीति कब से कब तक अपनाई गई थी अगर पूछा जाए कभी, तो ये 1864 से लेकर 1869, यही जॉन लॉरेंस का कार्यकाल भी था। उन्होंने इस नीति को, जब देखिए जब आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था आंग्लों को, यानी कि अंग्रेज़ों को। तो इसी के तहत उसके पश्चात जब वायसराय बनकर जॉन लॉरेंस आए, तो उन्होंने दक्षतापूर्ण निष्कर्षता की नीति अपनाई थी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सुधारवादी आंदोलनों में से एक है? देखिए प्रार्थना समाज, ये तो सुधारवादी आंदोलन है, लेकिन देवबंद आंदोलन ये सुधारवादी आंदोलन नहीं है। ठीक है, ये पुनरुत्थानवादी आंदोलन है। जैसे देवबंद आंदोलन हो गया, आर्य समाज हो गया, ये सारे पुनरुत्थानवादी आंदोलन है। और सुधारवादी आंदोलन कौन कौन से हैं? तो ये अलीगढ़ आंदोलन हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, तो ये सब मतलब जितने भी थे सुधारवादी आंदोलन थे। तो इसका राइट आंसर केवल ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है। मुद्रिका घेरे की नीति, ठीक है, सुरक्षित घेरे की नीति भी इसको बोलते हैं। तो इसका संबंध किससे है? तो ये जो है वैरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि की नीति प्रारंभ की गई थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा अगर कभी क्वेश्चन आगे बन जाता है तो। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये देखना है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1613 ईस्वी में की गई थी। तो ये गलत है। देखिए 1613 में नहीं, 1616 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। और ये भारत में कब आया था? तो 1620 ईस्वी में आया। और इसने अपनी प्रथम फैक्ट्री जो है तंजौर के निकट, यानी कि पूर्वी भारत में तंजौर के निकट स्थापित की थी। देख लीजिए, डच लोग अपनी पहली व्यापारिक गतिविधियों से अधिक मिशनरी गतिविधियों हेतु जाने जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ये अपनी व्यापारिक गतिविधियों से अधिक मिशनरी गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। ये बिल्कुल सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? केवल 2, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट है। यहाँ पर कथन कारण टाइप का ये भी क्वेश्चन है। भगत सिंह ने पंजाब नौजवान भारत सभा के गठन में सहायता की। तो बिल्कुल सही है। ठीक है,
नेक्स्ट हुआ हिंसक और व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्यवाहियों के स्थान पर मार्क्सवादी सिद्धांत तथा इस विश्वास की ओर मुड़ गए कि एक लोकप्रिय और व्यापक जनाधार वाला आंदोलन ही सफल हो सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और यही मुख्य मतलब एम था या फिर थीम बोलें तो पंजाब नौजवान सभा की थी। तो इसका ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक पदार्थ नहीं है? तो देखिए कैडमियम, ठीक है, गैलियम और जर्मेनियम ये अर्धचालक पदार्थ हैं, लेकिन थोरियम नहीं है। थोरियम एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है, ठीक है। हालांकि ये काफ़ी कमज़ोर रेडियो सक्रिय पदार्थ है, लेकिन फिर भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रेडियोधर्मी पदार्थ है ये। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए ये यंत्र है और ये उनके उपयोग हैं। तेजमापी का यूज जो है ध्वनि की तीव्रता मापता है, तो ये यही यहाँ पर मिसमैच है, ठीक है। तेजमापी का यूज ध्वनि की मतलब तीव्रता मापने के लिए तेजमापी का यूज नहीं होता है। इसका यूज होता है जो ऊष्मा विकिरण मापने के लिए होता है तेजमापी, ठीक है। प्रसार मापी पदार्थों की मात्रा में परिवर्तन को मापता है, ये बिल्कुल सही है। दाब मापी गैसों के दाब मापता है, ये भी सही है। ओडोमीटर वर्षा मापने के लिए, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। यही मिसमैच है, बाकी सारे सही से मैच है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? बर्फ़ का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। जल में चीनी का घुलना ये भी भौतिक परिवर्तन, और मोम का पिघलना ये भी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। लेकिन भोजन का पकना यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बर्तनिष्ठ भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम यहाँ पे लगाना है। देख लीजिए, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन के पश्चात क्या होता है, तो सिलिका होती है। सिलिका के पश्चात एल्युमिनियम होती है। एल्युमिनियम के पश्चात आयरन होता है, ठीक है। इसको अगर आप लोग याद रखेंगे तो काफ़ी काम आने वाला है आगे। देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर एल्युमिनियम है। देखिए यहाँ पर सिलिका तो ऑप्शन में किसी में भी नहीं है, तो यहाँ पर सिलिका को आप लोग हटा दीजिए और उसका एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम के पश्चात सोडियम और मैग्नीशियम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, देख लीजिए, द्रवित पेट्रोलियम गैस किसके संयोजन से बनती है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस किसके? तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन के संयोजन से बनती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, यूरिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तो यूरिया का देखिए रासायनिक सूत्र अगर आप लोगों को याद है तो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा आप लोगों को। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2, ठीक है। इसी को ऐसे भी लिखते हैं CONH2 का होल टॉय, ठीक है। तो ये दोनों यूरिया के फार्मूले हैं। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, CONH आ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी में सबसे पुराना जीव कौन है? तो ये नीलहरित शैवाल है। सबसे पहले इन्हीं का विकास हुआ था। नेक्स्ट है, आत्महत्या की थैली पद का उपयोग किसके लिए होता है? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है। और राइबोसोम क्या हो जाएगा, ये प्रोटीन की फैक्ट्री है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस बोला जाता है। बढ़ते नेक्स्ट है, लसिका कोशिका का मुख्य कार्य क्या है? तो लसिका कोशिका का मुख्य कार्य क्या है? प्रतिजन का उत्पादन करना, ठीक है। जैसे कोई प्रतिजन रोग प्रतिरोधक का उत्पादन करना होता है, एंटीबॉडी का उत्पादन करना होता है, ठीक है। यहाँ पे ए हो जाएगा। जैसे ही कोई एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो फिर जो लिम्फोसाइड होते हैं वो एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित पे विचार करना है यहाँ पर, गाजर, कवासा, प्याज और शतावरी। तो इनमें से कौन कौन सी जड़ सब्जियाँ हैं? तो देखिए, गाजर, कवासा और प्याज ये सारी जड़ सब्जियों के रूप हैं, ठीक है। लेकिन शतावरी ये स्टेम है, ठीक है। स्टेम मीन्स तना, ये तने का भाग है, तने का रूप है शतावरी। तो ये शतावरी छोड़ देंगे, बाकी तीनों इसके जो है जड़ रूप हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट विश्व का सबसे बड़ा स्तरबद्ध देश कौन सा है? तो देखिए, अफगानिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सऊदी अरब और कजाकिस्तान। तो देखिए यहाँ पे कजाकिस्तान ये सबसे बड़ा विश्व का स्तरबद्ध देश है। कजाकिस्तान कहाँ है? तो ये मध्य एशिया में स्थित जो 5 देश हैं उसमें सबसे बड़ा देश कजाकिस्तान है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक में से एक नहीं है? देखिए, ग्रेट लेक में 5 लेकें आती हैं, ठीक है। उसमें से कौन सा नहीं है? तो ये देखिए, सुपीरियर, इरी, ओंटारियो, ठीक है, मिशिगन वगैरह आती हैं। इसमें 5 लेक हैं, ठीक है। लेकिन इसमें टिटिकाका नहीं आती। टिटिकाका कहाँ है? तो ये पेरू, ठीक है, पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है ये टिटिकाका झील। और ये जो है उच्चतम नेविगेशनल लेक है, ठीक है, यानी कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन युक्त, यानी कि नौकायन के लिए सुलभ, ठीक है, तो झील है ये टिटिकाका। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पे? ये पेरू और बोलिविया की सीमा पर। नेक्स्ट है, देशों की संख्या के घटते क्रम में महाद्वीपों को व्यवस्थित करें। यहाँ पे देशों की संख्या सबसे ज़्यादा देश किस सबसे घटते क्रम में यहाँ पे लगाना है कि सबसे पहले यहाँ पे सबसे ज़्यादा देश हैं वो आएगा, ठीक है। तो सबसे कम देश किसमें है? तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे कम है,
तो लास्ट में तो ऑस्ट्रेलिया ही रहेगा, ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पे देख लीजिए, उसके पश्चात यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा ये यूरोप आ जाएगा, ठीक है। नहीं, उसके पश्चात आप लोगों का आएगा उत्तरी अमेरिका, फिर यूरोप आएगा, फिर अफ्रीका आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए जनजाति हैं और ये देश हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है देखिए। तो मगयार ये हंगरी में पाए जाते हैं जनजाति, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। कसकस तो ये रूस में, ये भी सही है। अबोर ये नेपाल में है, अबोर नेपाल में नहीं है, अबोर अपने भारत में जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में वेस्ट मतलब मेनली तो ये असम में पाई जाने वाली जनजाति है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि यही मिस मैच है, बाकी सारे मैच हैं। जुलू ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली जनजाति है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व से पश्चिम दिशा में पहाड़ियों का सही व्यवस्था क्रम है। पूर्व देख लीजिए यहाँ पर, ये हो गया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो यह पूरब से पश्चिम, यानी कि इससे इस ओर को आप लोगों को पहाड़ियाँ यहाँ पर देखना है। तो देखिए मिसमी ये कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, मिसमी अबोर। और ये मिकिर ये असम में पड़ती है, और जयंतिया मेघालय में। तो यही यहाँ पर इसका सही क्रम है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, कृष्णा नदी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। तो कृष्णा नदी की उत्पत्ति जो है महाराष्ट्र में हुई है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय कांटेदार वृक्षों का एक उदाहरण है। तो कौन सा ये खेजड़ी है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा को ऊसर मृदा के रूप में भी जाना जाता है। तो ये कौन सी मृदा, ये सेलाइन सॉइल होती है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये यहाँ पर देखना है। ये जनजातीय राज्य हैं, जैसे कि बेड़िया जनजाति बिहार में, तो बिल्कुल सही है। उराली जनजाति तमिलनाडु में, तो ये गलत है। उराली जनजाति तमिलनाडु में नहीं है, ये केरल में पाई जाने वाली जनजाति है, ठीक है। तो यही मिस मैच है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और देख लेते हैं, ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए कपूस ये आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है, और सोंगला ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। बाकी आप लोग सारी जनजातियाँ इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। और उराली ये केरल में पाई जाती है। बढ़ते नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सम्मिलित करना है। जैसे कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। कैगा कहाँ है, कर्नाटक में। कुलम कहाँ है, तमिलनाडु में। रावत माटा कहाँ है, राजस्थान में। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, 1 3 2 4, 1 3 2 4 राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से नदियाँ और उनके लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो सबसे लंबाई के बढ़ते क्रम में, यानी कि पहले सबसे छोटी नदी आ जाएगी। तो सबसे देखिए यमुना की लंबाई कितनी है, तो 1376 किलोमीटर है, ठीक है। उसके पश्चात देख लीजिए कृष्णा की लंबाई है 1400 किलोमीटर, सतलुज नदी की लंबाई है 1440 किलोमीटर, और गोदावरी की है 1465 किलोमीटर। तो सबसे लंबी कौन होगी, गोदावरी। तो सबसे लास्ट में गोदावरी रहेगी, और सबसे पहले यमुना रहेगी, ठीक है। यमुना के पश्चात कृष्णा के बाद सतलज के बाद गोदावरी, यानी कि 2 4 1 3 देख लीजिए, 2 4 1 3 किस में, पहले में। बढ़ते नेक्स्ट है, किसी निश्चित समय अवधि तथा निश्चित क्षेत्र में रहने वाली प्रायः एक समान प्रजाति वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं। तो उनको जो है क्या बोलते हैं, देखिए इसमें क्या है, किसी निश्चित समय अवधि तथा निश्चित क्षेत्र में रहने वाली प्रायः एक समान प्रजाति के समूह को क्या बोलते हैं। तो जनसंख्या इसमें एक समान नहीं होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय और जियोम, ठीक है। तो पॉपुलेशन हो जाएगा, ठीक है। इसका नहीं सॉरी, इसमें समुदाय आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम्युनिटी। प्रायः एक कम्युनिटी में जो है एक ही समान के जीव पाए जाते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। तो कौन सा, ये हाल ही में इसको घोषित किया गया है, अमीनपुर झील। ये कहाँ पड़ती है, तेलंगाना में। ये तेलंगाना में मानव निर्मित झील है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट, जैव विविधता निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान करता है। तो प्रदूषकों को रोकता है और उन्हें अवशोषित करता है, बिल्कुल सही है। पशुधन नस्ल में सुधार करता है, ये भी सही है। सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है, और जीन प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता को बढ़ाता है, और पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण प्रदान करता है, ये भी सही है। तो इसके सारे सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। जैव विविधता का योगदान सभी क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, 16 वन कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए 16 वन ये जो शीतोष्ण वन होते हैं मुख्यतः, ये शीतोष्ण वन, और ये कहाँ होती है, ऊंचाई पर पाए जाने वाले सदाबहार वन होते हैं। तो ये क्या होगा, ये उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। राइट, तो ये मेनली पाए कहाँ जाते हैं, दक्षिण भारत में। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह में मिलकर जो नीलगिरी पहाड़ी है,
तो उसी पे ये शीतोष्ण बन यानी कि ये 16 बन पाए जाते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बर्तनिष्ठ महासागरीय अम्लीकरण के दौरान महासागरों का पीएच क्या होता है। देखिए अम्लता जितनी ज़्यादा बढ़ेगी तो पीएच घटेगा, यानी कि आप लोगों को पीएच पता ही होगा। ठीक है, पीएच स्केल कितना होता है, 1 से लेकर 14 तक होता है, और इसका जो मध्य पॉइंट होता है वो 7 होता है। जब 7 किसी का पीएच होता है तो उदासीन होता है, और 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय होता है। तो जैसे जैसे पीएच कम होता जाएगा तो अम्लता उसकी बढ़ती जाएगी। तो पूछा गया अम्लीकरण के दौरान महासागरों के पीएच क्या होता है, पीएच कम होता है। ठीक है, पीएच घटता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय जैव विविधता ट्रस्ट के संदर्भ में यहाँ पर देखना है। तो इसे केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा गठित किया गया है, तो ये गलत है। देखिए केंद्र सरकार के प्रस्ताव द्वारा नहीं होता, ये एक एनजीओ है। ठीक है, एनजीओ सरकार के द्वारा गठित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इसकी स्थापना 1998 में की गई, ये बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य समुदायों एवं सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता और उनके आवासों का संरक्षण करना, ये भी सही है। तो देखिए दूसरा तीसरा सही है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, पहला गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पर सोचिए को सोचिए 2 से मिलाना है। वैश्विक टाइगर फोरम, तो ये प्राकृतिक संरक्षण के लिए है। ठीक है, रॉटरडम अब इस समय ये जोखिमपूर्ण पदार्थों के रोकने से, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग ये समुद्री पर्यावरण को संरक्षण करने से, और क्योटो प्रोटोकॉल ये वायुमंडल को संरक्षण करने से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा देखिए 3-1-4-2, 3-1-4-2 किसमें, डी में। बढ़ते नेक्स्ट है, यहाँ पर कथन करना टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए। कथन है कि एपिको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण पर आधारित क्रांतिकारी आंदोलन है, ये बिल्कुल सही है। एपिको आंदोलन, ठीक है, यह उत्तराखंड में चिपको आंदोलन से प्रेरित है, ये भी सही है। देखिए एपिको आंदोलन कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, ये कर्नाटक में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चिपको आंदोलन के तर्ज पर। चिपको आंदोलन क्या था, ये पेड़ों को मतलब पेड़ों के कटने से बचाव के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है, कथन भी सही है, इसका कारण भी सही है। तो राइट आंसर का ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, ऐसी प्रजाति को क्या कहा जाता है जिसका किसी पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ाव अथवा हटना कम से कम एक अन्य प्रजाति की अधिकता और उपस्थिति में बड़ा बदलाव कर देता है। तो ऐसी प्रजातियों को कीटोन प्रजाति कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट देख लिए। हरफिंडल हर्समैन इंडेक्स यानी कि HHI का उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है। तो HHI इंडेक्स का उपयोग जो है बाजार में प्रतिस्पर्धा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, भारत नवाचार सूचकांक 2020 के संदर्भ में यहाँ पे विचार करना है। तो प्रमुख राज्यों में जो है महाराष्ट्र सूचकांक में शीर्ष पर है। तो प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र नहीं शीर्ष पर है, शीर्ष पर कौन सा है, तो कर्नाटक है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर है, तो बिल्कुल सही है। छोटे राज्यों में या फिर पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश ही शीर्ष पर है, और केंद्र शासित और छोटे राज्यों में दिल्ली शीर्ष पर है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 सही है, पहला गलत है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गिनी गुणांक दर्शाता है। देखिए यहाँ पर बी होगा ये, और इसको आप लोग सी बना लीजिए, इसको डी बना लीजिए। नेक्स्ट है गिनी गुणांक दर्शाता है। गिनी गुणांक किसको दर्शाता है, तो ये आय असमानता को दर्शाता है। ठीक है, गिनी गुणांक, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा BOP यानी कि भुगतान शेष के घटक हैं। तो देखिए चालू खाता, पूंजी खाता, वित्तीय खाता है, तीनों यानी कि तीनों हैं भुगतान शेष के घटक, तीनों आ जाएंगे इसमें। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन प्रकाशित करता है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ये रोम में है। रोम कहाँ है, इटली में। ठीक है, तो ये खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक तो IMF के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट देख लीजिए। केंद्र सरकार द्वारा बजट 2021-22 में 521 मछली पकड़ने के बंदरगाह विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, देखिए इसमें से मुंबई और कोलकाता ये शामिल नहीं है। ठीक है, चेन्नई, विशाखापट्टनम और पेटू घाट ये शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 4, 5 जिसमें होगा। देखिए इसका सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसमें पहला और तीसरा शामिल नहीं है, जो शामिल नहीं है वो पूछा गया है। ठीक है, तो कौन कौन से शामिल नहीं है, मुंबई और कोलकाता यानी कि 1 और 3। बढ़ते नेक्स्ट, मुद्रास्फीति के कारण क्या है। तो मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है या फिर मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। तो यही इसका राइट आंसर है। देखिए मुद्रा का मूल्य गिर जाता है यानी कि मुद्रास्फीति अगर होगी तो प्राइस उसका क्या होगा, किसी भी वस्तु का बढ़ जाएगा। यानी कि कोई अगर पहले आप लोगों को 5 रुपये की वस्तु मिल रही है तो बाद में अगर आप लोगों को 7 रुपये की मिलने लगेगी तो क्या होगा, यहाँ पर मुद्रा की वैल्यू घट गई। ठीक है, जो चीज़ 5 में मिलती थी अब वो 7 में मिल रही है, यानी कि मुद्रा की वैल्यू घट गई तो उसका मूल्य गिर जाता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ करेंसी फॉल्स।
तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या से सार्वजनिक उद्यम नवरत्न के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। तो नवरत्न के रूप में कौन कौन से वर्गीकृत किए गए ये देख लीजिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये वर्गीकृत है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये भी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये नहीं है, ठीक है। नवरत्न कंपनियों में ऊपर के दोनों आते हैं, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, ग्रामीण अवसंरचना और विकास कोष प्रबंधित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, ग्रामीण अवसंरचना और विकास कोष का प्रबंध जो है राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक के द्वारा किया जाता है, यानी कि नाबार्ड के द्वारा किया जाता है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के मुख्य निर्माता निम्नलिखित में से कौन थे। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, ठीक है। उसमें जो है के.एन. राज ये प्रमुख थे, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रथम में के.एन. राज प्रमुख भूमिका निभाए थे, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए अब आप लोगों को ये सेट नंबर 8 पूरा हो चुका है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 8, तो आप लोग इसको अच्छे से पूरा कवर कर लीजिए। अब आप लोगों के कितने सही हुए हैं ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। पूरे आप लोग 150 में बताइएगा, ठीक है। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्टों में इसको कवर किया गया है। 150 क्वेश्चन में आप लोगों को कितने बनना है इसको आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, अब अगला टेस्ट पेपर लेकर आएंगे हम लोग, दृष्टि का ही लेकर आएंगे, या फिर आप कहें तो देह का भी हम करा देंगे, लेकिन पहले हम सोच रहे हैं दृष्टि का ही करा देते हैं कम से कम 10 नंबर तक, ठीक है। तो चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले कोई भी वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके, और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।